प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मज़ाहमत करते करते मुफाहमत की ट्रेन पकड़ने में लेट हो गई है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से एक वक्त में हम देखते हैं कि सुलह सफाई की बातें सामने आती हैं, बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र्स करने वाली हुकूमती जमातें ऑफ़र करते करते जब पीछे हट जाती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुज़ाकरात की बातें आना शुरू हो जाती हैं। ये भी ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान ने न सिर्फ सख्त सियासी मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हटने का फ़ैसला किया है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस टकराव की कैफियत को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर राब्तों में तेज़ी लाई जाए और इसके लिए कोई 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है जिसे ये इख्तियारात दिए गए हैं कि मुज़ाकरात करे और जो डेडलॉक है इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके बाद हमने देखा, अब से थोड़ी देर पहले रऊफ़ हसन साहब एक टीवी प्रोग्राम में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ऐसी कोई कमेटी बनी है मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों से, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई जिसमें इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तरफ से कि सियासी हरीफों से बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये बात की। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। जब चेयरमैन नैब पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक नहीं होता था तो फिर फैसला थर्ड एम्पायर करता था। मैं चाहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया है, नैब पर आपका एतबार क्या रहेगा, जिस पर इमरान खान ने कहा कि पिछले 5 रोज़ से नैब ने जो मेरे साथ किया इसके बाद क्या एतबार होगा। 27 साल पहले भी निज़ाम का यही हाल था जिसकी वजह से सियासत में मैं आया। गरीब मुल्क के डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, इस सिलसिले को रोकना होगा। इन हालात पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए जब इमरान खान ये सब बातें कर रहे थे कि इमरान खान आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठ कर मसाइल को हल करें। जस्टिस मंदोखेल ने मशवरा दिया कि जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाक है या नापाक, पहले आप आग बुझाएं। इमरान खान ने दौरान समाअत भारत की मिसाल दी कि वहाँ अरविंद केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इलेक्शन लड़ने दिया गया, लेकिन मुझे यहाँ 5 दिनों में सज़ाएं देकर इलेक्शन से बाहर किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि सियासी निज़ाम किसने बनाना था। इसी पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं और लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी डायलॉग से ही चीज़ों का हल निकलता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सीनियर कानूनदान फारूक एजनाई को मुखातिब करते हुए कहा कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, लेकिन आप सियासतदान भी एहसास करें, जिम्मेदारी दिखाएं। जिस पर फारूक एजनाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस पर फैसला महफूज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुफाहमत के मशवरे की गूंज हर जगह सुनाई जा रही है, बात हो रही है इस पर। अब जहाँ पीटीआई मुफाहमत के लिए पीटीआई का एक ग्रुप मुफाहमत के लिए आमादा नजर आता है तो दूसरा उसको मुस्तरद करता है, वहीं पर मुस्लिम लीग नून मुफाहमत के मशवरे पर अब सवाल उठा रही है। इसी बारे में जावेद लतीफ़ साहब लीगी रहनुमा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बदकिस्मती से हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं और ये पहुंचाए हैं इमरान खान और उनके सहूलतकारों ने कि अदालतों को मुफाहमत का कहना पड़ रहा है ओपन कोर्ट में। ये खुशी की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। या तो पाकिस्तान का कानून बदल दें कि इद्दत का कोई कानून नहीं है, मगर किसी खास के लिए वो कानून नहीं है और आम के लिए सूली पे लटका दो। जावेद लतीफ़ से पहले राना सनाउल्लाह भी इंदिया दे चुके हैं कि पीटीआई के साथ डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं रहा है। सियासी कशीदगी बढ़ने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, बल्कि ये कशीदगी बढ़ चुकी है। बज़ाहिर अब इत्तेहादी हुकूमत की लीडिंग पार्टी नून लीग डायलॉग के हक़ में नज़र नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ ने देर कर दी है। और दूसरी तरफ कल अदालत में इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से भी एक रिपोर्ट पेश की गई, बल्कि ये कहा गया, माहाना रिपोर्ट पेश की गई, बल्कि ये कहा गया कि अगर अदालत मुनासिब समझे, ये हुकूमत की तरफ से
कहा गया तो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करने के लिए जुडिशल ऑफिसर को कमीशन की हैसियत से तैनात किया जा सकता है। वो सारी डिटेल दिखाई गई, वो तस्वीर दिखाएंगी कि इमरान खान को कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो जेल में दी गई हैं। 28 सितंबर 2023 से लेकर 30 मई 2024 तक मुलाकातों की वो सारी तफसील, वो सारी डिटेल्स शेयर की गई, जब इमरान खान साहब ने पिछली समात में नायब तरमीम केस समात में कहा था कि मैं कैद तन्हाई में हूँ, जो सारे गिले शिकवे किए और कहा गया कि मेरे पास वो सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी ये सवालात उठाती है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपका। ओन अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि जब से इमरान खान जेल में है, तो इमरान खान साहब को जेल में दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया है। तहरीक इंसाफ हमेशा कहती रही है कि इमरान खान के साथ जेल में बड़ी ज्यादती हो रही है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जाती हैं, अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर कल दिखाई गई, जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें तो लगता है कि आम कैदियों से बड़ा ज़बरदस्त उनका ट्रीटमेंट है, उनको एक आम कैदी की निस्बत बड़ा ज़बरदस्त ट्रीट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, पहले तो याद रखिएगा वो आम कैदी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है। और खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गिला किया था आज से 15 दिन पहले, वो कैद तन्हाई, जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। अब कल की जो फोटो दिखाई गई है, अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको 6 बाय 6 फुट कमरा भी नजर आया होगा, आपको खूंटी पे कि वो भी नजर आए हुए, आपको उसी कमरे के अंदर हाफ वॉल की वो वॉशरूम की दीवार भी नजर आई होगी, आपको वहां पे तकिए की जगह वो जो बैग जो पैकेट्स होते हैं उसको अगर वो फटे को लंबा कर दिया जाए तो वो भी नजर आएगा। 4 बैरक्स राइट साइड पे और 4 बैरक आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, जिसमें कोई एक कैदी नहीं है। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये है कि खान साहब को उस पूरे इलाके में तनहा रखा गया है, उन बैरक्स में और कोई कैदी नहीं होता। सुबह के टाइम से लेकर शाम तक एक शख्स सिर्फ खाना देने के लिए आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। और 6 बाय 6 क्या चाहते हैं और कैदियों के साथ उनके बीच में उनको रखा जाए, उनके साथ क्या सलूक किया जाए? आप लोग तो जो सारी सहूलियात जो दिखाई गई, आप लोग तो इसके भी डिनाइल में थे। एक्सेस देना चाहिए ना उनको। अगर आप देखिए, आपने हफ्ते में क्या पॉलिटिकल उनकी जो लीडरशिप से मुलाकात हफ्ते में जुमेरात के दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए मुलाकात की जाती है। फैमिली की मुलाकात, फैमिली की भी एक मुलाकात होती है हफ्ते में, मंगल वाले दिन 20 मिनट के लिए मुलाकात दी जाती है और पूरे हफ्ते के लिए वो बाकी वहां पे अकेले रहते हैं। सो डू यू रियली थिंक ये किस लिए किया जा रहा है? ये खान साहब को मेंटली तौर पे तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और आप ये बार बार जो कह रही है, जो निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, यकीन जानिए अगर इस वक्त इतने ये बहादुर लोग हैं तो मरियम नवाज शरीफ जिसने फोटो इशू किए, वो अपने कमरे के फोटो भी दिखा देना जिसमें वो कोट लखपत में रही थी, या अपने वालिद का फोटो भी दिखा दें जिसमें वो रहे थे। वहां तो डबल बेड्स लगे हुए थे। सो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का हमारा इनके ऊपर इल्जाम था वो दुरुस्त साबित हुआ कि उन बैरक्स में कोई नहीं है और खान साहब पूरे एक हफ्ते के लिए अकेले होते हैं। लेकिन सहूलियात ना देने का आप लोगों का जो इल्जाम था वो गलत साबित हुआ। कौन सी चीज? सहूलियात नहीं दी जा रही है, वहां तो हर चीज पड़ी हुई थी। अच्छा, माजरत के साथ ये जो सहूलियत दी गई, सिवाय अगर आप सिर्फ टीवी कमरे में छोड़ दें, जो नॉर्मल कैदी होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की कोई कैद जेल में चले जाएं, टीवी की सहूलत वहां भी होती है, ये जो किताबें वहां भी होती हैं, ये जो बिस्तर पड़ा है ये वहां भी होता है। तो क्या स्पेशल क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं आप लोग? स्पेशल क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं आप लोग? ए क्लास ट्रीटमेंट तो पाकिस्तान के किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को दी जानी चाहिए थी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा नैरेटिव, जी खान साहब बड़ा ऐश कर रहे हैं, अंदर एक्सरसाइज की मशीनें हैं और जनाब अंदर वो ट्रेडमिल साथ रखी हुई है, आपको वो दूसरी नुक्कर में ना एक छोटी सी गंदी साइकिल नजर आई है। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनको जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इमरान खान साहब भी उनको मिलने वाली सहूलियात पर बड़ी तनकीद करते थे। आपको वो अमेरिका में की गई उनकी तकरीर वो याद होगी कि मैं जाकर तो नवाज शरीफ के कमरे का जो है ना वो एसी वो उतरवाता हूँ। तो वो भी तो मुल्क के पहले वजीर आजम रह चुके हैं 2 दफा, तो उस वक्त आप लोग बड़ी तनकीद करते थे। कई दफा ना लोग खान साहब का नवाज शरीफ का कंपैरिजन करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। खान साहब के और नवाज शरीफ के ऊपर जो कंपैरिजन केसेस का है वो किसी तौर पे इक्वालिटी में नहीं बनता। वो करप्शन के केसेस में जो हमने नहीं बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। और हम वजीर आजम की हैसियत से बात कर रहे हैं, हम वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम शख्सियात का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। एक मुल्की ओहदे का कंपैरिजन है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ भी रह चुके हैं।
मेरी बात सुनिए, इस वक्त खान साहब किस वजह से जेल में? साइफर का केस खत्म हो गया, तोशाखाना खत्म हो चुका है, अलकादर अलबत्ता वो जरूर तैयार कर रहे हैं, तोशाखाना 2 भी तैयार कर रहे हैं। सिर्फ खान साहब इस वक्त इद्दत जैसे भगौड़े जैसे केस की वजह से बैठे। मुझे किसी ने कहा जी कि आप उस वक्त खान साहब को जो आप लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत मांग रहे हैं, तो नवाज शरीफ पे आपने क्यों एतराज किया था? नवाज शरीफ उस वक्त जो है ना वो एब्सकॉन्डर थे, वो मुल्क से 4 हफ्ते की छुट्टी मांग के 1.5 साल के लंदन गए बैठे थे, जिसपे हमने उस वक्त पाबंदी लगाई थी कि उसकी पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो यहां से कानून से दौड़ चुका है। सो देयर वाज नो कंपैरिजन विद नवाज शरीफ एंड इमरान खान साहब। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज और बताऊं, आप क्या समझती है कि जो बुशरा आपा के साथ और खान साहब के साथ अब इस वक्त आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए क्या हुआ। बुशरा आपा इस वक्त जेल में है इद्दत के केस में, जो कि उस जज साहब ने कहा है मैं सुन नहीं सकता, यानी कि उनको वो एतराज उठाया था उनके साबिक शौहर ने, ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि वो फैमिली कोर्ट में जाना है, तो फिर वो जेल में क्यों है? सो ये जो इम्तियाजी सलूक खान साहब और बुशरा आपा के साथ किया जा रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिसकी बात कीजिए। कोई हो सकता है कि जज कहे जी मैं सुन तो नहीं सकता लेकिन तुम जेल में रह जाओ, ये कौन सा इंसाफ है? अगर आप साइफर का सुने तो मैं खुद हैरान हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लिखता है कि जज अब्दुल हस्ताद ने 77 सफर यानी 77 पेजेस का फैसला 1.5 घंटे में लिख दिया। हमें सब पता ये फैसला कहां से लिखा है और किसने साइन किया। पप्पी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये सारे जो हालात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ चाहती है, खान साहब चाहते हैं, कल से ये खबरें चल रही हैं कि खान साहब चाहते हैं कि अब मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो खुलना चाहिए सियासी जमातों के साथ। लेकिन अभी रऊफ़ हसन साहब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कोई कमेटी बनाई गई है खान साहब के कहने पर मुज़ाकरात के लिए, जो बात कल कोर्ट में भी की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के साथ, आपको बैठना चाहिए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा, तो रऊफ हसन साहब ने तो इसको डिनाई कर दिया। वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई कमेटी नहीं बन रही है। तो कोई मुज़ाकरात होने हैं सियासी जमातों के साथ कि नहीं होने? मैं अर्ज करूं, पहले तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं है, और अगर रऊफ हसन साहब ने उसके डिनाइल किया तो ऑब्वियसली मैं भी डिनाइल करूं। मेरे कम से कम नॉलेज में ऐसी कोई कमेटी नहीं। हैविंग सेड दैट, क्या होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन किससे होने चाहिए? उनसे होने चाहिए जो असल में फैसला साज है। मैं बार बार ये टॉक शोज में कहता हूं कि जिस हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कम कर सके और वजीर खजाना के नहीं 3 रुपए कम करने, या जिस हुकूमत के पास ये अख्तियार नहीं है जो पंजाब की किसान जो है ना उसकी गंदम ना खरीद सके, उससे आप क्या बैठ के बात करें? वेरी फ्रैंकली मैं बार बार कहता हूं, ये चेस के पॉन्स है, ये चेस के घोड़े हैं, इनको उठा के उधर रख दिया जाता है, उधर रख दिया, ये तो अपनी नहीं ले सकते। इनसे क्या बात करेंगे? जब आप बात करेंगे, और देखिए मैं एक टॉक शो में गया राना सनाउल्लाह साहब के साथ पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगले टॉक शो में असद कैसर साहब ने कहा जी मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो गया, यानी कि किसी ने पीछे टाइट किया, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नहीं हो सकती। एक हफ्ते होते, अगले हफ्ते नहीं होते। ये जो कुछ हो रहा है ये पीछे से उनसे इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी मर्जी का फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगा सकते, ये अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर लगा, तो आप ये चाह रहे हैं IGJ अपना पंजाब नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में बात करने की बजाय आप जो है वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसमें आप फौज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप उनसे बात करना चाहते हैं? अच्छा देखिए, ये कहना कि हम फौज से बात करना चाहते हैं ये ऐसे थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। हम उससे बात करना चाहते हैं जो ऑथराइज्ड हो। तो कौन है? मतलब कोई कौन है वो? बताएं भी तो, कौन है वो? एट द एंड ऑफ द डे, इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी फोर्सेस मैटर कर रही हैं? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, और दूसरी साइड पर एस्टैब्लिशमेंट है, वेरी फ्रैंकली। और पाकिस्तान में फोर्स है कौन सी? एक वो फोर्स है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी, और दूसरे साथ पे जो फैसला है। तो इन लोगों के पास, इन गरीबों के पास क्या अथॉरिटी है? मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं, मैंने सुना कि जी चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब है वो मरियम नवाज शरीफ की बात नहीं सुनते, लेकिन नहीं चेंज कर सकते। IG इस्लामाबाद को शहबाज शरीफ चेंज करना चाहते हैं, मोहसिन नकवी का नहीं चेंज कर सकते, नहीं चेंज होगा। सो इस तरह की लातादाद एग्जाम्पल है जिन, अगर आज ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है तो इमरान खान के साथ बात करने का मकसद क्या होगा? कि हम तो ये कहना कि हमारे खिलाफ जो पॉलिटिकल केसेस हैं आप उस पर बात करें। आप 8 फरवरी क्या वो बात कर सकते हैं? बिकॉज वो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इजाजत नहीं है। मजा आ रहा है तो सो ये सारे शाम के पॉलिटिकल शोशे हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कल बराह रास्त इमरान खान का चीफ जस्टिस और दीगर जजेस से मुकालमा हुआ, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबसरे भी हुए, बातचीत हुई, मुज़ाकरात और सियासी जमातों के साथ बैठने पर बात हुई। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिस पर जजेस की तरफ से कहा गया कि आप जाएँ, सियासी मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट में बात करें, सियासी जमातों के साथ डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा एक ही बात करती आ रही है कि हमने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं जिनके पास पावर है, जो बात कर सकते हैं। इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है, इस हुकूमत को हम मानते नहीं हैं, जो 15 रुपये अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल को कम नहीं कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर दाखिला नहीं लगा सकते, वज़ीर ख़जाना नहीं लगा सकते, उनकी चलती नहीं है। एक्चुअली तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि जब तक हुकूमत को, नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा बात करने के लिए, तो तब तक नून लीग भी बात नहीं कर सकती है। तो क्या वाकई नून लीग भी किसी ग्रीन सिग्नल, किसी इशारे की मुंतज़िर है कि उन्हें कहा जाए बातचीत करने के लिए, तो नून लीग बातचीत के लिए आगे बढ़े? स्टेटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं राना सनाउल्लाह साहब की, जो एक वक्त कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, दूसरे वक्त वो कहते हैं कि बातचीत का वक्त गुजर चुका है, बड़ी देर हो गई है, 9 मई के लोगों से बात नहीं होगी। जावेद लतीफ़ साहब भी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ नहीं सकती है जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिले, फौज की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिले पीटीआई की तरफ से बात करने की? कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात की बड़ी गूंज सुनाई दी, जजेस ये कहने पर मजबूर हो गए कि आपको सियासी जमातों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने भी यही जोर दिया कि सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। तो क्या रुकावट है, क्यों हुकूमत आगे बढ़ नहीं पा रही है? इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है बात करने की? देखिए शाजिया, बहुत मेहरबानी आपने प्रोग्राम में लिया। मसला ये है कि आज पाकिस्तान के हर प्रोफेशन में, अदलिया हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इंतज़ामिया हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, मीडिया के लोग हों, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर ये सियासी खलफशार ख़त्म हो। क्योंकि अगर सियासी मुल्क के अंदर यकजाती होगी तो उससे कौमी सलामती को भी बेहतर बनाया जा सकता है और उससे मईशत भी बेटर होगी। तो लेकिन अभी ये कैसे आगे हो? आप देखें कि जो लोग हुकूमत में होते हैं एक पार्लिमानी सिस्टम में, और डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं हुकूमत में जो वोट लेके आई हैं और आइंदा भी वोट लेके उन्होंने आगे आना है, उनकी तो ये ख्वाहिश होती है कि सबको साथ लेके चलें। दैट इज द रीजन कि पहली तकरीर में ही शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के अंदर कहा था कि हम आपस में मिसाके मफामत की बात उन्होंने की थी, वो करते हैं। और वो ये अभी बहाने हैं कि इनको कोई इजाजत देगा तो वो करेंगे। आप अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और वो आपको कहते हैं जी कि हमारे साथ बात ना करें, आपस में सहमत, वो भी आपको कह रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये देखें, तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है ना, उसकी नेगेशन होती है अगर ये उन जमातों से बात करें जिनको ये शूदर समझते हैं, जिनको ये बिल्कुल मेरे ख्याल है इंसानियत के लेवल से नीचे समझते हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। तो ये उनका फिर देखिए, आज तहरीक इंसाफ की अगर कुछ मकबूलियत है तो वो इसलिए तो नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है या पाकिस्तान की मईशत की काया बदल दी है। उन्होंने तो अपने टेन्योर में पता नहीं 6 के 8 फाइनेंस मिनिस्टर बदले और IMF से मुआहदे किए और बहुत गड़बड़ हुई। उनका तो सिर्फ यही है कि एक तो अपोजिशन पार्टियों को गालियां दो, नंबर 2 उस वक्त तक जब तक वो एक पेज पे रहे चलता रहा, जब वो पेज वाले पीछे हटे तो फिर उनको पता लगा कि नैरेटिव का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपकी जमात के अपने लोग, राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले जो 3 केसेस में एक हफ्ते में सजाएं दी ना, ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है नून लीग को भी और बाकी जमातों को भी। वो एक व्यू है, लेकिन हम आज ये बात कर रहे हैं कि क्या मफाहमत की बात हो सकती है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को सूट ही नहीं करती ये उनके नैरेटिव, बिकॉज एक वो करप्शन का नैरेटिव, वो कहते हैं, अभी भी मैं रऊफ हसन को सुन रहा था, उसने कहा सब जमातों से हो जाएगा लेकिन 3 जमातें जो है ना, नून, PPP और MQM, इनसे नहीं हो। और ये MQM इनके साथ ही थे, इवन PPP पिछली हुकूमतों में उनके साथ वो काम करती रही। तो आपके पास कोई सबूत भी किसी को नहीं है, तो नंबर 1 बात तो वो है।
देखिए उनका मतमा नजर ये है, 2013 से ये शुरू हुआ। आपको पता है ना 2013 में मुस्लिम लीग नून की 166 सीटें थी 272 में से, और उनकी 25 थी। और उसके बाद फिर 2018 का जुगलू जब चला आरटीएस के उस सिस्टम के बाद, तो फिर उनकी आपने देखा कि सीटें 149 हो गई 25 से, और मुस्लिम लीग नून की 166 से नीचे 82 तक आ गई। लेकिन मसला ये है कि अभी उनको फिर साहब अगर 2018 में अगर कुछ गलत हुआ तो आज वो गलत होना क्या जस्टिफाई करता है कि 2018 में भी हुआ तो अभी हो तो इट्स ओके? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई करता। और हम ये कहते हैं कि अगर उनको कोई एतराज, देखिए ना 2013 में उन्होंने 35 पंचर की बात की थी, ये भी उन्हीं के इल्जामात थे ना, और बाद में वही लफ्ज जो है फिर दोबारा वापस चबाने पड़े कि नहीं मेरा तो ये सियासी बयान था। और अभी भी अगर सदाकत है जो कुछ वो कह रहे हैं, और उनमें से तो कुछ सीटें लूज होंगी, कुछ सीटें बरकरार रहेंगी, उसके लिए एक सिस्टम है ना, गली मोहल्ले में या एस्टेब्लिशमेंट से बैठ के तो आप मसला नहीं करेंगे। आप इलेक्शन कमीशन में, आप ट्रिब्यूनल्स हैं, आपकी कोर्ट्स हैं, लेकिन ये उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनको गारंटी चाहिए और इनको वो अरेंजमेंट चाहिए। 2018 हुकूमत समझते हैं जो 15 रुपए का ऐलान करें पेट्रोल कम करने का, 4 रुपए होता है, जो जिनको आज तक ये एतराज है कि अपनी मर्जी से वो वजीर खजाना नहीं लगा सके, अपनी मर्जी का वजीर दाखिला नहीं लगा सके। जी बीबी, ये इसलिए आप ठीक कह रही हैं कि ये हुकूमत जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ये किसी एक जमात की मेजॉरिटी हुकूमत, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 वीक एरिया ये है कि किसी जमात को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, और जो अपने आप को मेजर जमात कह रही है वो किसी के साथ मिलके हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। तो ये हाइब्रिड सा सिस्टम है जिसके अंदर आपको बहुत से कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। सो ये बात तो ठीक है, अगर आप आज 2/3 नहीं तो सिंपल मेजॉरिटी नून की होती तो सिचुएशन और डिफरेंट होती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका बहाना बना के कि ये नहीं कर सकते। वो प्राइम मिनिस्टर अपने तौर के ऊपर पूरी अपनी नेशनल असेंबली के अंदर जहाँ इनके लोग भी बैठे हैं, मुआहदे हो रहे हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, अभी चाइना का बड़ा कामयाब विजिट है, मुल्क अल्लाह के करम से आगे चलेगा। यही तरीका है इसको आगे लेके जाने का। ओवरनाइट लेकिन तो आप नहीं समझते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तहरीक इंसाफ को के साथ मुज़ाकरात किए बगैर एक ये जो स्टेबिलिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये नहीं आ सकती है? इमरान खान एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपकी अपनी जमात ये मानती है कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है, इसको मानना चाहिए, इसको मानना पड़ेगा। तो इमरान खान को माइनस किए बगैर तो सियासी आपका सिस्टम पूरा नहीं होता। नहीं, लेकिन इमरान खान की बातें अगर आप माने तो वो ये कहते हैं या मैं हूं या कोई भी नहीं हो। 2013-14 से उन्होंने धरने शुरू किए हैं और अभी भी उनका यही है कि या मैं हुकूमत में हूं या कोई भी नहीं। तो इसलिए ये शोर शराबा तो रहेगा, असेंबलियां भी चलेंगी, मुल्क भी आगे चलेगा। मैं आपको वसूख से शाजिया अपने तजर्बे पे कहता हूं, मैं भी पिछले अभी 60 साल से ये हुकूमत के इन चीजों को लिंक होता रहा। कभी भी कोई हुकूमत नहीं बदल सकती अगर उसको एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने तौर के ऊपर, यस एक तरीका है कि नो कॉन्फिडेंस वोट असेंबली के अंदर हो जाए, अदरवाइज आउट ऑफ द वे अन तरीके से आप ये कहें कि किसी हुकूमत का अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और वो आगे चलना चाहते हैं तो ये हुकूमत चलती रहेगी, 5 साल ये पूरे करेगी। और तहरीक इंसाफ के पास एक ही तरीका है कि अपने केसेस भी लड़ें, अब आप पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम भी गवर्नमेंट को दें और सिर्फ टफ टाइम करके क्रिटिसाइज ना करें, आगे का विजन दें। आप लोगों को ये तो क्या हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क में हुकूमतों का चलना ये एस्टैब्लिशमेंट पर मुनहसर है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, सिवाय एक नो कॉन्फिडेंस मूव के कोई और तरीका नहीं है? देखिए, दूसरा मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक हुकूमत का नो कॉन्फिडेंस के बगैर टूटने का एक ही तरीका है कि कू हो जाए, तो वो टूट के वो खत्म होगी। जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत गई, बेनजीर की हुकूमत गई, वो चेंज करने के कई तरीके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हुकूमत अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती हो और फुल सपोर्ट में हो और पार्लियामेंट चल रही हो, आईन बरकरार हो, अदालतें फंक्शन कर रही हो, तो देयर इज नो वे तहरीक इंसाफ पे ये ख्वाब ख्याली है कि हम सड़क पे निकल आएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। मुल्क आगे चलेगा और चलना चाहिए। 5 साल चलेंगे, इसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन में भले जो पार्टी आए उसका राइट बनता है कि वो आए। उससे पहले अगर नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं,
दूसरी पार्टियों को बुलाएं, चूंकि नून के पास तो मेजॉरिटी तो नहीं है उस तरह की, तो उसी का यही तरीका है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुल्क चल रहा है ये चलता रहेगा। ये तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करके कोई डील करने से किसी तरीके से भी उसका कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में डील करने की भी तारीख रही है, वो तारीख को आप उससे निकाल नहीं सकते। यहाँ पर एनआरओ भी हुए हैं, यहाँ पर माफिया भी मिली हैं, सिस्टम में लोग दोबारा वापस आते भी रहे हैं। तो ये जो डील करने की बात है ये भी हमारी सियासी तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है ना कि अगर आप आउट ऑफ द वे डील करके किसी का हक मार के पब्लिक की पजीराई से को बालाए ताक रखते हुए आप अपनी कार्रवाई या आपकी अपनी कारकर्दगी को भी पसे पुश डाल के आप सिर्फ डीलों पे करें, तो क्या ये अच्छी बात है? अगर माजी में होता रहे तो वो भी गलत होता रहे और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। सो हल यही है शाजिया कि पार्लियामेंट में बैठे और वो इनके केसेस चले, तहरीक इंसाफ के, इनको इंसाफ मिले। ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए और ये बैठ के सर जोड़ के देखिए, आगे का हल निकाले, गिव एंड टेक के ऊपर हुकूमतें आगे चलाएं। तहरीक इंसाफ मिला ले पीपल पार्टी को और हुकूमत बना ले, नून निकल जाएगी उससे, अपोजिशन में आ जाएगी। आज की हुकूमत चलाना कोई फूलों की सेज बिल्कुल नहीं है, ये उनको भी पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बानी पीटीआई इमरान खान को अदालतों से अब रिलीफ मिल रहा है या इंसाफ, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनके खिलाफ बड़े बड़े केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वैसे तो 200 से ज़ायद मुक़दमात दर्ज हैं, लेकिन कहा जाता था कि दर्ज मुक़दमात में साइफ़र केस बड़ा केस है। लेकिन अब अदालत में अब साइफ़र केस भी सिफर साबित हुआ है। बज़ाहिर ये इमरान खान के बयानिए की जीत भी इसको कहा जा रहा है, जिसे हुकूमत के लिए हज़म करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र पेश कर सकी, ना इसकी गुमशुदगी इमरान खान के खाते में डाल सकी। फ़क्त एक आज़म खान की गवाही थी, लेकिन वो अदालत की नज़र में काफ़ी नहीं थी। इस बिना पर अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा से बाइज़्ज़त बरी किया है, जिससे पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं में एक उम्मीद पैदा हुई है, उम्मीद रोशन हुई है कि खान साहब जल्द जेल से बाहर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि हुकूमत ने इमरान खान को लंबा जेल में रखने के लिए एक दूसरा प्लान बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि जो सकूते ढाका पर इमरान खान की जो ट्वीट थी उस पर एक और मुकदमा बन सकता है। इस मुद्दे को लेकर FIA बाकायदा तहकीकात शुरू कर चुकी है। हुकूमती मुशीर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी समेत मज़ीद मुकदमात बनने का वो भी इंदिया दे चुके हैं। इसके साथ हुकूमत साइफ़र केस में सज़ा कलअदम करार देने के फ़ैसले को चैलेंज करने का इरादा भी रखती है। इमरान खान के केसेस पर अगर एक नज़र दौड़ाएँ तो उन्हें अदालत से 4 मुख्तलिफ केसेस में 31 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इनमें से 3 मुकदमात में इमरान खान और साथी मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं या फिर उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं। ऐसे में सिर्फ इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला उनकी रिहाई में अब एक बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि साइफ़र केस से पहले तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को जो 14 साल कैद की सज़ा मिली थी उसे भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुअत्तल कर चुकी है। पीटीआई की कानूनी टीम तो इद्दत निकाह केस में इमरान खान की बरियत की तवक्को कर रही थी और सेशन जज की तरफ से महफूज फैसला सुनाने से पहले ही बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत पर अदम एतमाद कर दिया। अब ये केस अब नई अदालत में चल रहा है, जिस पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस का भी जेल ट्रायल चल रहा है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत इमरान खान को जेल में रखना चाहती है तो इसके पास क्या ऑप्शंस हैं और जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान के पास कौन से ऑप्शंस हैं? क्या इद्दत निकाह केस के अलावा भी कोई रुकावट है इमरान खान के जेल से बाहर आने में? अदालती रिलीफ के साथ हुकूमती मूड देखकर ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इमरान खान के लिए कानूनी चैलेंजेस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का मुस्तकबिल क्या है, मैं बात करूंगी सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। जिन केसेस का मैंने जिक्र किया जिनमें इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई थी, अब एक के बाद एक करके वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत इस मूड में है कि इमरान खान को और जेल में रखा जाए और जो सकूते ढाका की ट्वीट को लेकर और वो मतनाज़ वीडियो को लेकर हुकूमत इरादा रखती है कि इस पर एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए और फिर तोशाखाना रेफरेंस 2 बनाने के लिए भी एक दुरुस्त वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि पहले जिन केसेस में बड़ी उम्मीद थी
हुकूमत को, जिनमें सजाएं होकर अब मुअत्तल हो गई हैं, जिनमें वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है नए बनने वाले केसेस में क्या जान होगी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम लोग शुरू से कह रहे थे, जो हम कानून के वो हैं स्टूडेंट्स, कि जी ये जो केसेस इनके खिलाफ बन रहे हैं ये सब सियासी नौयत के हैं और इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को पॉलिटिकल सीन से फारिग करना है। और जिस तरह से वो केस चले और जजों ने, वो जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस थे, जिस तरह से उन्होंने वो केस चलाए, तो आप देखा उसी वक्त लग रहा था कि ये केसेस में कोई जान ही नहीं। अब साइफर के आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने बड़ी खास बात की कि देखिए साइफर को उन्होंने पेश ही नहीं किया। देखिए बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है कि उनको साबित करना होता है कि ये इस आदमी ने बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट ये जुर्म किया है। नेचुरली वो इसमें साबित नहीं कर सके और जिस तरह से उन्होंने ट्रायल किया वो फेयर ट्रायल भी उनको नहीं मिला इमरान खान साहब को। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, लेकिन साइफर के केस में आपने देखा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तोशा खाना में वो सस्पेंड हो, यहाँ $1 अरब की वो स्कैंडल हुआ वीट का, और एक तोशा खाना में एक साबिक वजीर आजम को सजा, उस वीट स्कैंडल जो गंदम का स्कैंडल, उसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि उसमें सब ये लोग शामिल हैं उसके अंदर, इन्हीं की हुकूमतें थी, इन्हीं के लोग थे और जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो अब लेकिन उनका देखिए इनका मकसद जो है, क्योंकि देखिए हुकूमत क्या आप कहते हैं, हुकूमत का प्लान है, हुकूमत का कोई प्लान नहीं है। ये हुकूमत ही नहीं है। ये तो पहले फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जीत के तो आए नहीं कि वो भी आपने देखा किस तरह से एक जीते हुए इंसान को हराया गया, लेकिन अवाम कबूल नहीं करेगी इस बात को। ये फॉर्म 47 के फॉर्म 45 जरूर कामयाब होंगे। अब आपने देखा किस तरह से उन्होंने जजों के बारे में किया कि उन्होंने लॉ अमेंड कर दिया कि जी वो पुराने रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर दें। हर तरह से ये सिस्टम है। इमरान खान को इन्होंने जेल में रखना है। देखें कादिर ट्रस्ट में जो आप कह रहे हैं जेल में उनका ट्रायल हो रहा है, उसमें उनकी बेल हो चुकी है। इद्दत का उन्होंने कामयाबी से उसको डिले करा दिया कि वरना आज हो जाता तो इमरान खान बाहर आ जाते। तो अब दूसरे जज साहब ने शायद उसमें 26 जून तारीख फिक्स की है हियरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ है। लेकिन आप बिल्कुल सही कर, अब सबूत ढाका और ट्वीट, अब ट्वीट के ऊपर पहले इनको साबित करना पड़ेगा वो इमरान खान साहब की ट्वीट थी और क्या वो ट्वीट जो थी वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आज एक सहाफी ने अडयाला में इमरान खान से पूछा उस ट्वीट के बारे में, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये उनके वकला करते हैं, उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, वो इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते। सर आप कभी आप खुद अडयाला जाइए, आपको बस समझिए कि आपकी एक्सरे लगा के नहीं चेक कर लेंगे तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब की तो एक्सेस ही लिमिटेड है और इनको साबित करना होगा कि इमरान खान साहब ने किया। दूसरी बात है, क्या सबूत ढाका के बारे में बात करना गलत है? ये अगर मैं अच्छा, मुझे एक चीज़ का डिफरेंस बताएं। इमरान खान का खुद ट्वीट करना मान लिया खुद नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्शियसली अगर उन्होंने ऐसी हिदायत भी की है और इसमें उनकी रजा शामिल है तो इसमें आप पहले तो उनको साबित करना होगा ये ट्वीट से कोई जुर्म हुआ है, पहले तो साबित करें। दूसरी बात है, अगर मैं तो कहता हूँ इनको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान के बुकला होंगे फिर नवाज शरीफ साहब ने शेख मुजीबुर रहमान के बारे में या और पॉलिटिकल लीडर्स ने जो बयानात दिए फौज के खिलाफ जो बयानात दिए, तो वो उनको एविडेंस में लाएंगे। वो उनको चाहिए उनको विटनेस में बुलाएं और कहें कि देखिए इन लोगों ने ये बयानात दिए, फिर वो भी उनके खिलाफ भी केस बनने चाहिए। अगर सुकूत इलाका के बारे में बात करना या महमूद रहमान कमीशन के बारे में बात करना गलत है, हमें फेस करना चाहिए कि वो आदमी, वो शख्स जो था वो जीता हुआ था इलेक्शन, उसको आपने पावर ट्रांसफर नहीं की। जुबैर साहब, इद्दत केस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें उम्मीदें भी हैं, एक मायूसी भी है कि ये क्या नहीं होना चाहिए। देखिए वो लोग हो सकता है मायूस हो, लेकिन इमरान खान मायूस होने वाला आदमी नहीं है। आपने उसकी जेल के अंदर जो उनकी आज एक नोटिफिकेशन चल रहा है, शायद आपने भी देखा हो कि जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई और मरियम बीबी को सजा हुई तो उनको एक रेस्ट हाउस को सब जेल डिक्लेयर करके उसमें रखा गया। तो इमरान खान के जो कमरे की तस्वीरें खुद इन्होंने अदालत में पेश की, उसको देख के लगता है साबिक वजीर आजम को इस तरह से रखा जा रहा है जो आप एक नेशनल हीरो भी था। तो ये देखिए ना, ये हुकूमत का कोई इसमें दखल नहीं है। भूल जाना नहीं चाहिए उनको कि उससे ऊपर भी एक ताकत है, अवाम की ताकत है, उसके ऊपर भी एक ताकत है जो सब देख रही है। नाइंसाफियां कब तक होंगी? तो और आप देखिए इन और लीडरों के साथ हुई है। मंडेला साहब भी 27 साल जेल में रह के आए, ठीक है वो इमरान खान साहब का वो शायद इतनी वो नहीं है, लेकिन अल्लाह का एक आप प्लान करते हैं और अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। लेकिन इमरान खान साहब भी तो बात करने के अगर हामी हैं, वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं ना, वो कौन सा इनकारी है? वो भी इस मुल्क की सियासी हकीकत को समझते हैं, वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब, वो भी कहते हैं उनसे बात होगी जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तियारात हैं।
जिनके पास वो बात करना चाहते हैं वो शायद उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, ये इंप्रेशन आ रहा है। क्योंकि देखिए ना, मतलब कि लेकिन पॉइंट इज दैट के पॉलिटिशियंस तो बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई पॉलिटिक्स में कोई हतमी वो चीज़ नहीं होती। पॉलिटिक्स जो बात ही होता है कि आपस में बात करके करना, लेकिन अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए जो कायदे आज़म की एक तकरीर अभी अलवी साहब ने अभी पढ़ के सुनाई एक तकरीब में, उसमें क्या कहा कायदे आज़म साहब ने जब तकरीर की कि आपका काम जो है पॉलिसी बनाना नहीं है, सियासत में हिस्सा लेना नहीं है, लेकिन हम कायदे आज़म की बात कर रहे हैं। आप कायदे आज़म की बात की अगर मुनाफी की जा रही है तो कौन जिम्मेदार है उसका? उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये मौके और ये सब कुछ सियासतदान, आप नहीं समझते कि सियासतदानों का ही कसूर है? सियासतदानों ने दरवाजे खोले, सियासतदानों ने मौके फराहम किए, और आज सियासतदान ये समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर चलती रहे तो हुकूमतें चलती रहेंगी, और अगर ये एक पेज पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी तो आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। आज हमारे सियासतदानों की ये सोच है। बिल्कुल सही सोच है उनकी। उन्होंने देख लिया कि उन्होंने इन्हीं लोगों के सारे बयानात उठा के देख ले, जो केसेस इनके ऊपर बने, जो गद्दारी के केसेस बने इन लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत थे वो भी। वो उसके बाद तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस मुल्क में आई नहीं है। तो उन्होंने देख लिया कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी तो आ नहीं सकते, चलो उनको मान लेते हैं, वो हमारे माई बाप हैं, हम इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, पावर हम इंजॉय करते रहेंगे, उनकी हम खिदमत करते रहेंगे। तो आप देखिए ना, पुराने ज़माने में भी हुआ करता था, जो वो एक फौज होती थी, एक बड़ी हुकूमत होती थी या एक पावर होती थी, उनके वो फिर वो अपनी दूसरे मुल्कों के उनके बादशाह हो जाते थे उन लोगों के, लेकिन वो सुप्रीम पावर कोई और होता था। तो वो उनकी सैटेलाइट स्टेट्स होती थी। हमारा मुल्क भी एक सैटेलाइट स्टेट की गवर्नमेंट है कि मतलब कि ऊपर कोई और कंट्रोल करता है, वो सामने चेहरे उनके नजर आते हैं, वो अपने कामों में लगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ थे। बहुत आबिद जुबैरी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल रात से पहले भी हमने अमेरिका की ताबेदारी में कभी कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन कल तो हमारे क्रिकेट टीम के कौमी टीम ने कल तो कमाल ही कर दिया। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तानी तजुर्बाकार शाहीनों ने अमरीकी नौनिहालों से हार कर सारी ताबेदारियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस मैच से पहले कभी भी क्रिकेट में छोटी बड़ी टीम का तयन सिर्फ तजुर्बा करता था। ऐसा नहीं होता कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम को पहली बार और अब पहले ही मैच में एक नई टीम ऐसे हरा दे जैसे पहली बार अमेरिका नहीं पाकिस्तान खेल रहा हो। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए बमुश्किल अमेरिका को जीत के लिए 160 रन का टारगेट दिया, जिसका दिफा करते हुए पाकिस्तानी टीम अमेरिकी टीम को रोक तो नहीं सकी, लेकिन अलबत्ता मैच बराबर ज़रूर हो गया और बात फिर सुपर ओवर तक पहुंच गई। और सुपर ओवर करने पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को बॉल थमा दिया गया, जिनकी बॉडी लैंग्वेज बॉल करने से पहले ही कुछ डरी सी लग रही थी। एक ऐसा ओवर जिस पर पूरे मैच ज़ाहिर उस पर डिपेंड करता है। इसमें 3 वाइड बॉल, क्या एक प्रोफेशनल बॉलर क्या ये कर सकता है? बल्ले के बगैर बनने वाले 7 एक्स्ट्राज रन्स ने तो सबको ही शक में डाल दिया कि आमिर पाकिस्तानी फील्डर्स की इतनी दौड़े लगवा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं या अमेरिका की तरफ से। यूँ पाकिस्तान को सुपर ओवर में जीत के लिए 19 रन का एक मुश्किल टारगेट मिला, जिसके लिए इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान को मैदान में उतारा गया, लेकिन वो भी मैच को जितवाने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी टीम की हार के बाद पाकिस्तानी शायकीन ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट टीम पर खूब मीम्स बनाए। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इससे पहले कि अगला मैच हो, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि इस टीम से बल्ला छीन लें। नाज़रीन, याद रहे कि पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की अगले मरहले सुपर 8 तक रसाई अब ज़रा मुश्किल लग रही है और बात अगर मगर पर आ गई है। पहली शिकस्त ने वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को सबके सामने खोल कर रख दिया है। सवाल यह है कि बड़े टूर्नामेंट में इतनी बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम वापस फॉर्म में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? टीम गलत खेल कर हारी है या टीम की सिलेक्शन ही गलत हुई है? 9 जून को हमारा रिवायती हरीफ भारत से भी टाकरा है और टीम पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है कि भारतीयों से हार कर कौम फिर क्या करती है। ये एक नफ्सियात की एक बहुत बड़ी जंग होती है पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है। मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका। इकबाल साहब, बड़ी हैरानगी की बात है,
अपने ग्रुप में पहले नंबर पर है अमेरिका, पहली बार खेल रहा है। कुछ दिन पहले एक डिबेट में मोहम्मद हफीज़ तो ये कह रहे थे कि ये एक वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अमेरिका को हरा सकते हैं। मतलब कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस था और सबको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई पाकिस्तान तो इतनी तजुर्बाकार टीम है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। तो ये तो मेरे ख्याल में सोचा ही नहीं था किसी ने कि इस बुरे तरीके से हम लोग हारेंगे। आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा डर खौफ था कि हाँ हम हार भी सकते हैं अमेरिका से? वालेकुम अस्सलाम शादिया। सबसे पहले तो ये कि एक तो अमेरिका क्वालिफाई करके नहीं आया, क्योंकि वो मेजबान है, मेजबान की वजह से वो T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, टीम में क्वालिफाई करके आई है। हालांकि 1844 में जो क्रिकेट की दुनिया का पहला मैच था वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला गया था, फिर 1877 में टेस्ट क्रिकेट आई, लेकिन उसके बाद अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, ये सारे गेम्स होते हैं। लेकिन कल की जो शिकस्त थी वो किसी को हजम नहीं हो रही। कोई तवक्को नहीं कर रहा था शादिया कि इस तरीके से पाकिस्तान हारेगा। और आपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा, बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि हमने मैदान जंग में जाने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। जिस तरह आज सुपर ओवर में आप देखें कि ओपनर्स का डिसाइड नहीं हो पा रहा था, डिले हुआ कौन इनिंग्स ओपन करेगा। और इफ्तिखार जो थे उन्होंने पहली गेंद फेस की, हालांकि फखर जमान जो इन फॉर्म है उन्हें फेस करना चाहिए था। हिकमत अमली सही नहीं है। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा है कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, और वो भी बगैर किसी सरबराह के। और फिर चेयरमैन साहब ने रोक दिया था जब ऐलान होने लगा, उन्होंने कहा कि सारे सिलेक्टर्स जूम पर आ जाएं जो वहां मौजूद है, बातचीत होगी और उसके बाद डिसाइड होगा। तो 15 रुकनी टीम आप ऐलान कर रहे हैं इतने अरसे के बाद, और वो टीम बैलेंस टीम नहीं है जिसमें मिडिल ऑर्डर में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। तो इसका मतलब है या तो दोस्ती यारी निभाई जा रही है, या मेरिट का कत्लेआम किया जा रहा है, या फिर पसंद नापसंद की बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम का इंतखाब हुआ। जिसका क्या होना चाहिए था? टीम ऑर्डर फिर क्या होना चाहिए था? आपको लगता है ये सारा सिलेक्शन हुई है या फेवरेटिज्म किया जा रहा है? शादिया, सिलेक्शन में फेवरेटिज्म हुआ है, जिसकी वजह से अब आप देखें ना कि PSL का जो बेस्ट बॉलर था जिसने 23 विकेटें ली, उसामा मीर, वो पाकिस्तानी टीम में नहीं है। सलमान अली आगा जो मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन बैट्समैन है, उसको वापस भेज दिया। तो आप सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर के साथ जाएंगे, इफ्तिखार अहमद और आजम खान। आजम खान 12 T20 मैचेस में 88 रन बना सके, मुसलसल गुज़िश्ता 2 मैचेस में 0 पर आउट हुए। आप उनसे क्या निकालना चाह रहे हैं? कल तो आपने उनसे कीपिंग भी नहीं कराई। इफ्तिखार अहमद 64 T20 खेल चुके, सिर्फ 4 निस्फ सेंचुरियां हैं, आप उनको कैरी किए जा रहे हैं। और वो इफ्तिखार अहमद जो है वो गुज़िश्ता 8 बरस से, यानी 2016 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा। फिर शादाब खान को आप नंबर 5 खिला रहे हैं। वो टीम जिसमें शादाब खान नंबर 5 पर आए तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसका मिडिल ऑर्डर कैसा होगा। अगर अमेरिका के साथ इतना अनएक्सपेक्टेडली बिहेव किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, तो जो इतवार वाले दिन मैच होना है 9 जून को, तो उससे फिर क्या तवक्को करनी चाहिए? बस पाकिस्तानी टीम के लिए शादिया, लोग कहते हैं कि दुआओं के सहारे पाकिस्तानी टीम आगे बढ़ती है। 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे, लोगों ने दुआएं की। वसीम अकरम ने कहा कि हम भाइयों से हार गए, लेकिन हम फाइनल में पहुंच गए और फाइनल हारे, जिस पर सवालिया निशान है। फिर हम 2007 के वर्ल्ड कप में जो है वो आयरलैंड से हार गए। आप देखें ना, हम ऐसे जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब दुआओं के सहारे ही पाकिस्तानी टीम जाए, लेकिन भारतीय टीम ने अपना पड़ाव वहीं डाला हुआ है न्यूयॉर्क में, जब से वो इंडिया से आई है। और वहां एक प्रैक्टिस मैच खेली है बांग्लादेश के खिलाफ, एक मैच वर्ल्ड कप का आयरलैंड के खिलाफ के लिए। वो यूज्ड टू है कंडीशन से, विकेट से। तो अल्लाह खैर करे। और हमारी टीम डीमोरलाइज्ड है। आज चेयरमैन साहब पहुंच गए न्यूयॉर्क। क्या चेंजिंग्स की जरूरत है भारत के साथ मैच में? ये क्रिकेट ग्राउंड से ज्यादा आपको पता है कि अवाम की भी एक नफसियाती जंग होती है। जो मैदान में खिलाड़ी पाकिस्तानी खेल रहे होते हैं, वो भी एक नफसियाती जंग का ज्यादा आप लोगों को हमें सामना होता है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है? देखिए शादिया, एक अच्छी खबर ये कि इमाद वसीम फिट हो गए, वो खेलेंगे इंशाल्लाह परसों का मैच। फिर आपको चाहिए आजम खान को आप आराम कराएं। आजम खान को कितना आप कैरी करेंगे?
ठीक है शादाब खान एक स्पिनर के तौर पर आ सकते हैं, और मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर्स में से इनको 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए, बाकी तो इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। अब्बास आफरीदी को बिठाया हुआ है जो फास्ट बॉलर है, क्योंकि 4 आपके बड़े बॉलर हैं, कल क्या हुआ 160 रन बनवा दिए। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चेंजेस हैं और यही चेंजेस होंगी। तो सुपर 8 तक पाकिस्तान का पहुंचना आपको मुश्किल लग रहा है? बट्स पे आ जाएगा कि नेट रन रेट, दुआएं, मुसल्ले, आप मौजे की तवक्को करें, बारिश हो जाए तो यही हो सकता है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ। शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।